नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पूर्वोत्तर में बढ़ा चीनी खतरा। अरुणाचल प्रदेश के पास तक ड्रैगन ने बनाया हाईवे, 228 दिन पहले ही पूरा हो गया काम। जी हाँ दोस्तों, चीन एक बार फिर से हेकड़ी दिखा रहा है और ऐसे में भारत की सरकार किसी भी वक्त बड़ा फैसला ले सकती है। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि फिलिस्तीन पर ताबड़तोड़ हवाई हमले के बीच चीन पर भड़का इजरायल। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिका ने बना ली है हाइपरसोनिक मिसाइल, अब रूस और चीन तक मचा सकती है तबाही। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पूर्वोत्तर में बढ़ा चीनी खतरा, अरुणाचल प्रदेश के पास तक ड्रैगन ने बनाया हाईवे, 228 दिन पहले ही पूरा हो गया काम। जी हां दोस्तों, गलवान घाटी में बीते साल हुई हिंसक झड़प के बाद अपनी सेना पीछे हटाने का दावा करने वाले चीन ने अब अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास हलचल तेज कर दी है। दरअसल चीन ने तिब्बत के दक्षिण पूर्वी हिस्से के सुदूर इलाकों में हाईवे का निर्माण पूरा कर लिया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास है और भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकता है। इस हाईवे में 2 किलोमीटर लंबी सुरंग भी शामिल है। यह हाईवे दुनिया के सबसे गहरे दर्रे यारलुंग जांगबो ग्रेट दर्रे से कटता है और संभवतः यह बाईबंग काउंटी में जाकर खत्म होता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के बिशिंग गांव की सीमा के पास है। बिशिंग गांव अरुणाचल प्रदेश के गेलिंग सर्कल में आता है, जो मैकमोहन सीमा को छूता है। मैकमोहन लाइन चीन और भारत के बीच वास्तविक सीमा चिन्हित करती है। चीन अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानता और यह वह दावा करता है कि यह दक्षिणी तिब्बत में आता है। यह हाईवे भारत के साथ एलएसी के पास सड़कों और सुरंगों के निर्माण की चीन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का हिस्सा है। इससे चीन के दूरस्थ इलाके भी शहरों और हवाई अड्डों से जुड़ेंगे। ब्रह्मपुत्र पर हाइड्रो प्रोजेक्ट में भी होगी इस हाईवे की बड़ी भूमिका। इस हाईवे के चालू होने से अब तिब्बत के शहरी इलाके निगंची और सीमा से सटे गाँव के बीच का सफर घटकर सिर्फ 8 घंटे का रह जाएगा। माना जा रहा है कि चीन के मेगा यारलुंग जांगबो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की योजना बनाने में भी यह हाईवे बड़ी भूमिका निभाएगा। बता दें कि तिब्बत की यारलुंग जांगबो नदी ही भारत में बहकर आने पर अरुणाचल प्रदेश में सियांग और असम में ब्रह्मपुत्र नदी बनती है। यहाँ से यह नदी बांग्लादेश जाती है। चीनी मीडिया के मुताबिक इस हाईवे का निर्माण 16 मई को पूरा हो गया था। यह हाईवे अपनी डेडलाइन से 228 दिन पहले ही बन गया है। इससे पहले चीन ने भारत की सीमा से सटे मेडोग और निंगची के बीच 2114 मीटर लंबी सुरंग और 67.22 किलोमीटर की रोड भी बनाई थी। भारत में रहने वाले तिब्बत के जानकार क्लॉड अर्पी कहते हैं, सड़क का बेशक रणनीतिक महत्व है। पहला तो इसलिए क्योंकि यह वास्तविक सीमा रेखा के पास है, और दूसरा इसलिए भी कि चीन ने तिब्बत में जो भी निर्माण किए हैं वे सैन्य और नागरिक दोनों ही तरह के इस्तेमाल के हिसाब से किए गए हैं। सीमा के पास अपर सियांग जिले में भारत बीच एक 150 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे का निर्माण कर रहा है। बीते साल नवंबर में अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अलो लिबांग ने बताया था कि हाईवे निर्माण के लिए सैटेलाइट सर्वे का काम पूरा हो चुका। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फिलिस्तीन पर ताबड़तोड़ हवाई हमलों के बीच चीन पर भड़का इजरायल, जाने वजह। जी हां दोस्तों, इजरायल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुई जंग को 10 दिन से अधिक हो गए हैं। इस दौरान इजरायल की ओर से हमास के चरमपंथियों पर लगातार बमबारी की जा रही है। इसके बीच इजरायल ने चीन की एक हरकत पर भी उसे कड़ा संदेश देकर अपना विरोध दर्ज करवाया है। दरअसल चीन में इजरायल के दूतावास ने सरकारी टीवी चैनल सीसीटीवी के विदेशी चैनल द्वारा गाजा और दूसरे स्थानों पर जारी हिंसा पर चर्चा संबंधी कार्यक्रम में घोर यहूदी विरोध का आरोप लगाया है और इसके खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है। इजरायली दूतावास ने इस संबंध में एक ट्वीट भी किया है। इसमें उसने कहा है, हमने उम्मीद की थी कि दुनिया को यहूदियों द्वारा नियंत्रित करने जैसे षड्यंत्रकारी सिद्धांतों का दौर चला गया है, पर दुर्भाग्य से यहूदी विरोध एक बार फिर अपना घिनौना चेहरा लेकर सामने आ रहा है। इसके साथ ही ट्वीट में कहा गया है, चीन के एक आधिकारिक मीडिया संगठन द्वारा व्यक्त किए गए घोर यहूदी विरोध को देखकर हम स्तब्ध हैं। दूतावास के प्रवक्ता एरेस कार्ड्स बोलोवेल्स्की ने कहा कि दूतावास को अपने ट्वीट में कुछ और नहीं जोड़ना है और उसे अब तक सीजीटीएन से कोई जवाब नहीं मिला है। सीसीटीवी विदेशी दर्शकों के लिए इसका संचालन करता है, जैसे रूस का आरटी है। मंगलवार को सीजीटीएन चैनल के प्रस्तुतकर्ता झेंग जुनफेंग ने सवाल उठाया था कि इजरायल के लिए अमेरिकी सहयोग क्या सचमुच साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। उन्होंने कहा, कुछ लोग मानते हैं कि अमेरिका की इजरायल की पक्षधर नीति में अमेरिका पर संपन्न यहूदियों का प्रभाव और अमेरिकी विदेश नीति निर्माताओं पर यहूदियों की लॉबी का प्रभाव दिखता है। झेंग ने कहा, यहूदियों का वित्त एवं इंटरनेट क्षेत्रों में वर्चस्व है, तो क्या उनके पास शक्तिशाली लॉबी है, जैसा कुछ लोग कहते हैं? हो सकता है। झेंग ने फिर चीन के सबसे बड़े भूराजनीतिक प्रतिद्वंदी अमेरिका पर पश्चिम एशिया में इजरायल को मोर्चेबंदी के लिए एक चौकी के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। सीसीटीवी ने तत्काल इस पर कोई टिप्पणी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका ने बनाई नई हाइपरसोनिक मिसाइल, रूस चीन तक मचा सकती है तबाही।
जी हाँ दोस्तों, चीन के बाद अब अमेरिका ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सफलता हासिल कर ली है। यह अमेरिकी मिसाइल ध्वनि की 17 गुना ज्यादा रफ्तार से दुश्मन देश पर तबाही मचाने में सक्षम है। रडार की पकड़ में नहीं आने वाली इस नई अमेरिकी मिसाइल की मारक क्षमता 2700 किलोमीटर है। इस मिसाइल के साथ ही अमेरिका अब रूस और चीन पर दूर से ही भीषण हमला करने में सक्षम हो गया है। अमेरिकी सेना के प्रवक्ता ने बताया कि यह मिसाइल अब हाइपरसोनिक रफ्तार से लंबी दूरी के लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है। अमेरिका अब वर्ष 2023 में इस मिसाइल के परीक्षण की योजना बना रहा है। इसे एक ट्रक पर लादकर लॉन्च किया जा सकता है। एक ट्रक पर 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को तैनात किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना की यह मिसाइल नेवी के एक हथियार पर आधारित है। चीन के सैन्य अड्डे तक हमला करने में सक्षम अमेरिकी नौसेना अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को सभी 69 डिस्ट्रॉयरों पर तैनात करेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मिसाइल दुश्मनों के लिए युद्ध के समय काल का काम करेगी। इतनी रेंज के साथ इस मिसाइल को अब प्रशांत महासागर में दक्षिण कोरिया, ताइवान, जापान या फिलीपींस कहीं भी तैनात किया जा सकता है। इसके जरिए दक्षिण चीन सागर और चीन के हैनान द्वीप समूह पर स्थित सैनिक ठिकाने या चीन की मुख्य भूमि पर जोरदार हमला किया जा सकता है। इस तरह अमेरिका अब अपनी मिसाइल को 3 लाख वर्ग मील के इलाके में कहीं भी छिपा सकता है। अगर इस मिसाइल को लंदन शहर में तैनात कर दिया जाए तो इससे आसानी से रूस के पूर्वी इलाके तक को निशाना बनाया जा सकता है। रूस और चीन ने पहले हाइपरसोनिक मिसाइल बनाकर अब खुद के लिए बड़ा संकट पैदा कर लिया है। अब अमेरिका जल्द ही अपनी नई मिसाइलों के जरिए चीन और रूस को पीछे छोड़ देगा। रोचक बात यह है कि अमेरिका अपनी जमीन से काफी दूरी से ही इन मिसाइलों को दाग सकेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इजरायल के खिलाफ चीन को रोका, अब फ्रांस को भी झटका देगा अमेरिका। जी हां दोस्तों, इजरायल का सहयोगी अमेरिका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन के बाद अब फ्रांस को झटका देने की तैयारी में है। अमेरिका ने कहा है कि वह सिक्योरिटी काउंसिल में फ्रांस के उस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेगा जिसमें इजरायल और फिलिस्तीनियों में सीज फायर की वकालत की गई है। असल में संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत ने बताया कि फ्रांस, इजरायल और फिलिस्तीनी चरमपंथियों के बीच सीज फायर के लिए सिक्योरिटी काउंसिल से प्रस्ताव पारित करने का आग्रह कर रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल के मौजूदा अध्यक्ष झांग जून के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस के राजदूत निकोलस डे रिविएरे ने इस मुद्दे पर विचार विमर्श के तीसरे दौर में परिषद को सूचित किया कि उनकी तरफ से एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बरकरार रखने वाले संयुक्त राष्ट्र के सबसे शक्तिशाली निकाय सिक्योरिटी काउंसिल को हिंसा रोकने का आह्वान करने वाला प्रेस बयान जारी करने से 3 दफा रोक चुका है। अमेरिका की दलील है कि यह इजरायल और हमास के बीच खूनी संघर्ष को समाप्त करने के कूटनीतिक प्रयासों में मददगार नहीं होगा। ऐसे किसी भी प्रस्ताव से तनाव को कम करने की कोशिश को धक्का लग सकता है। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल के 14 अन्य सदस्यों ने चीन, ट्यूनीशिया और नॉर्वे की तरफ से प्रस्तावित बयान का समर्थन किया है, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेस और अध्यक्ष की ओर से जारी बयानों को सभी 15 सदस्यों को मंजूरी की जरूरत होती है। हालांकि कानूनी रूप से बाध्य प्रस्तावों के लिए मंजूरी जरूरी नहीं है। इनके लिए पक्ष में 9 मतों की और स्थायी सदस्यों द्वारा वीटो न किए जाने की जरूरत होती है। इससे अमेरिका सीजफायर के आह्वान के पक्ष में या इसे टालने अथवा वीटो करने की स्थिति में है। बहरहाल एक समाचार एजेंसी के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के एक प्रवक्ता ने बताया कि बाइडेन प्रशासन इजरायल और फिलिस्तीनियों के बीच गतिरोध को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट है। अमेरिका का फोकस हिंसा खत्म करने के लिए जारी राजनयिक कोशिशों पर है। ऐसे में अमेरिका सिक्योरिटी काउंसिल में किसी भी तरह के प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेगा। अमेरिका का कहना है कि अगर ऐसा करते हैं तो उसकी कोशिश बेपटरी हो सकती है। अमेरिकी प्रवक्ता की इस टिप्पणी से पता चलता है कि अमेरिका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में फ्रांस के प्रस्ताव के खिलाफ वीटो के लिए तैयार है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी की इजरायली फिलिस्तीनी संकट पर सीज फायर के प्रस्ताव को लेकर जॉर्डन के सुल्तान अब्दुल्लाह द्वितीय से सहमति बन। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र ने कहा अगले महीने तक भारत में रोजाना हो सकेंगे 45 लाख टेस्ट। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने कहा है कि इस माह के आखिर तक हमारे पास 25 लाख टेस्ट प्रतिदिन और अगले महीने तक 45 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता हो जाएगी। आईसीएमआर के प्रमुख डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन अभी भी हम दूसरे वेव के बीच में हैं। भार्गव ने कहा कि जहां 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है वहां कंटेनमेंट नियमों का सख्ती से पालन कराने की आवश्यकता है। भार्गव ने कहा कि देश में 12-13 लाख आरटीपीसीआर टेस्ट और 17-18 लाख एंटीजन टेस्ट की क्षमता है। उन्होंने कहा कि मैं लोगों से कहूंगा कि वो एंटीजन टेस्ट करवाएं, उसमें रिजल्ट तुरंत मिल जाता है और तुरंत हम आइसोलेट करके इलाज शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने सभी राज्यों को टेस्टिंग बढ़ाने के लिए लिखा है। भार्गव ने कहा कि होम टेस्टिंग की एक कंपनी को हमने इजाजत दी है। उसमें सबसे पहले आपको केमिस्ट शॉप से टेस्ट किट खरीदना है, फिर मोबाइल से ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद रजिस्टर करना है और यूजर मैनुअल को पढ़ना है। भार्गव ने बताया कि आपको उसके बाद खुद टेस्ट करना है और उसका फोटो खींचकर अपलोड करना है। उसके बाद आपके पास टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा।
ICMR प्रमुख ने कहा कि इसका डेटा सिक्योर होगा जो कि ICMR से लिंक होगा। वहीं देश में कोरोना की स्थिति के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि पिछले 24 घंटों में देश भर में 2,76,000 मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें से 77% मामले 10 राज्यों से हैं। देश के कुल सक्रिय मामलों सिर्फ 8 राज्यों में हैं। 21 राज्य ऐसे हैं जहां रोजाना रिकवर मामलों की संख्या नए मामलों से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि देश भर में 3 मई को सक्रिय मामले 17.13% थे, वे अब 12.1% रह गए हैं। रिकवरी रेट 81.7% से बढ़कर 86.7% हो गई है। पिछले 10 दिनों में सक्रिय मामलों और रिकवर मामलों की तुलना करें तो 10 में से 9 दिनों में रिकवर मामले ज्यादा दर्ज किए गए। वैक्सीनेशन के डाटा के बारे में अग्रवाल ने बताया कि अब तक पूरे देश में करीब 18 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई है। इसमें 18 से 44 साल के बीच के लोगों को अब तक लगभग 70 लाख डोज। करते हैं अगली खबर की तरफ। ताइवान जल संधि में घुसा युद्धपोत तो तिल मिलाया चीन। कुछ दिन पहले किया था ड्रैगन ने युद्धाभ्यास। जी हां दोस्तों, हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने की नीति पर चलते हुए अमेरिकी नौसेना की युद्धपोत ने फिर ताइवान की जल संधि में प्रवेश किया। इस पर चीन भड़क गया है। उसने कहा है कि अमेरिका उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है। गौरतलब है कि ताइवान जल संधि चीन और ताइवान को अलग करने वाला 180 किलोमीटर का जल क्षेत्र है, जिसको चीन अपनी मुख्य भूमि का हिस्सा बताता है। अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े ने कहा है कि उसका गाइडेड मिसाइल विध्वंसक USS कर्टिस विल्बर नियमित प्रक्रिया के तहत ताइवान जल संधि से अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार ही गुजरा है। अपने बयान में अमेरिकी नौसेना ने कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में आवागमन हमारा अधिकार है। अमेरिका वायु और जल क्षेत्र के हर उस स्थान पर अपनी आवाजाही जारी रखेगा जहां अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत जाना वैध है। इधर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा है कि अमेरिका लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। वह यहाँ शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंचा रहा है। अमेरिका के विध्वंसक युद्धपोत की जानकारी मिलने के बाद चीनी युद्धपोत ने उसका पीछा किया। आपको बता दें ये पहला मौका नहीं है कि जब अमेरिका का विध्वंसक पोत इस क्षेत्र से निकला हो। इससे पहले भी इस तरह का कदम अमेरिका उठा चुका है। उस वक्त भी चीन के युद्धपोतों ने अमेरिकी जहाज का पीछा किया था। आपको यहाँ पर यह भी बताना जरूरी होगा कि हाल ही में चीन ने बड़ा युद्धाभ्यास का वीडियो जारी कर ताइवान और अमेरिका को सीधे तौर पर संदेश दिया था। जानकारों की राय में इस वीडियो से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चीन किसी तरह के बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा हो। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन संभव तौर ताइवान को डराने या उस पर हमले की तैयारी के मद्देनजर इस तरह का युद्धाभ्यास कर रहा है। चीन की तरफ से जारी वीडियो में 40,000 टन वजनी टाइप 075 युद्धपोत भी दिखाई दे रहा है। इस पर एक समय में 30 हेलीकॉप्टर और 1,000 सैनिक रह सकते हैं। हालांकि चीन ने बड़ी ही चतुराई के साथ उस जगह का खुलासा नहीं किया जहां पर यह युद्धाभ्यास किया गया था। ये वीडियो ऐसे समय में चीन ने जारी किया जब जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और फ्रांस ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया है। चीन के सैन्य विशेषज्ञ सोंग जोंगपिंग का कहना है कि चीन का ये युद्धाभ्यास ताइवान से संबंधित युद्ध की तैयारी को लेकर किया गया है। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि ताइवान और अन्य देशों को ये गलतफहमी है कि चीन के पास वो ताकत नहीं है जिससे इन द्वीपों पर सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए ये युद्धाभ्यास इतना बताने के लिए काफी है। चीन इस तरह से रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वर्ल्ड वॉर की आहट, पैलेस्टाइन के समर्थन में उतरा लेबनान, इजराइल पर दागे 4 रॉकेट, मिला करारा जवाब। जी हां दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन की जंग खत्म होने के बजाय तेज होती जा रही है। इस जंग में जिस तरह से लेबनान की एंट्री हुई है उससे विश्व युद्ध की आशंका गहरा गई है। लेबनान की तरफ से इजराइल पर बुधवार को 4 रॉकेट दागे गए। इसके जवाब में इजराइल ने भी हवाई हमले किए। इजरायली सेना ने बताया कि लेबनान से 4 रॉकेट उत्तरी इजराइल में दागे गए। एक रॉकेट खुले इलाके में गिरा, 2 समुद्र में गिरे और एक को हवा में मार गिराया गया। हमले में टेररिस्ट का हाथ। इजराइल पर हुए रॉकेट हमलों को लेबनान में सक्रिय आतंकियों द्वारा अंजाम देने की बात सामने आ रही है। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि ये रॉकेट दक्षिण के कालयालेह गांव से दागे गए थे। इस दौरान कम से कम 4 रॉकेट लेबनान के क्षेत्र में भी गिरे हैं। लेबनान से हुए हमलों ने जहां एक और मोर्चे पर इजराइल की परेशानी बढ़ा दी है, वहीं इस बात की आशंका भी तेज हो गई है कि 2 देशों की यह जंग व्यापक रूप धारण कर सकती है। लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह इजराइल द्वारा फिलिस्तीन पर किए गए हमलों और अमेरिका के इजराइल समर्थक रुख से काफी नाराज है। माना जा रहा है कि उसी ने रॉकेट हमलों को अंजाम दिया होगा और वह आगे भी इस तरह की कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में यदि लेबनान सरकार हिजबुल्लाह पर लगाम नहीं लगा पाती तो इजराइल को बड़ा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा और संभव है कि अमेरिका इसमें उसका साथ दे। इस स्थिति में तुर्की सहित तमाम मुस्लिम देश एक सुर में इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। तुर्की रूस को भी लगातार अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच इजराइल के हवाई हमलों में गाजा पट्टी में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं।
सेना ने बताया कि हमास शासित क्षेत्र से लगातार रॉकेट हमलों के मद्देनजर उसने दक्षिण में उग्रवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया। हमले में 40 सदस्यों वाले अल अस्तल परिवार का घर भी तबाह हो गया। वहीं हमास के अल अक्सा रेडियो ने बताया कि गाजा सिटी पर हुए हवाई हमले में उसके एक संवाददाता की मौत। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता घनश्याम उपाध्याय ने यह जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसा में अब तक 16 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। याचिका में कहा गया है कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, इसलिए यहाँ संविधान की धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। याचिका में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने के साथ ही इन हत्याओं की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करने की मांग की गई है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट तलब करने का आग्रह किया है। याचिका में दावा किया गया है कि बंगाल में कानून व्यवस्था खतरे में है। राज्य का प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह विफल हो चुका है। इस वजह से राज्य में राजनीतिक हिंसा का दौर जारी है। इन हत्याओं को रोकने के लिए बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना जरूरी है। उल्लेखनीय है कि बंगाल में विधानसभा चुनाव 2021 के बाद कथित तौर पर सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 16 से अधिक कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। हिंसा के लिए भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है तो टीएमसी ने भाजपा को। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने हिंसा से निपटने के लिए ममता बनर्जी की सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की प्रशंसा की थी। हाईकोर्ट के उस बयान को आधार बनाकर तृणमूल कांग्रेस के नेता सत्तारूढ़ दल का बचाव कर रहे हैं, जबकि भाजपा सरकार ममता बनर्जी की सरकार पर हमलावर। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष विराम। हमास को अगले 24 घंटे में अमन की उम्मीद, मगर अमेरिका ने यूएन के प्रस्ताव का किया विरोध। जी हां दोस्तों, इजरायल और फिलिस्तीन के बीच बीते 10 दिन से भी अधिक समय से जारी विवाद के बीच अब संघर्ष विराम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। फिलिस्तीनियों के चरमपंथी संगठन हमास को जहां उम्मीद है कि वैश्विक दबाव बढ़ने के कारण अगले 24 घंटे में संघर्ष विराम हो सकता है, तो वहीं अमेरिका ने इजरायल हमास के बीच संघर्ष विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का विरोध किया है। उसने कहा है कि इससे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के युद्ध समाप्त करने के प्रयास बाधित हो सकते हैं। फ्रांस ने इस प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया है। इससे पहले अमेरिका 4 बार उसके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से प्रस्ताव जारी कराने के प्रयास उक्त कारण देते हुए ही विफल कर चुका था। राजनयिकों ने बताया कि सभी अन्य सदस्य देशों ने बयान का समर्थन किया है। प्रेस में बयान जारी करने के लिए सभी 15 सदस्य देशों की सहमति की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रस्ताव के लिए कम से कम 9 सदस्यों की हाँ की जरूरत होती है। अमेरिका या अन्य 4 स्थायी सदस्य देशों द्वारा वीटो का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। प्रस्ताव पर अमेरिका संग हुई बात। फ्रांस सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि उस प्रस्तावित प्रस्ताव पर बुधवार को अमेरिका के साथ बेहद गहन बातचीत हुई, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के राजनयिकों ने गाजा में संघर्ष विराम और वहां मानवीय मदद मुहैया कराने का अनुरोध किया है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी मिशन के प्रवक्ता ने बाद में कहा, हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि हम हिंसा को समाप्त करने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों का समर्थन करते हैं और ऐसे किसी कदम का समर्थन नहीं करेंगे जो हमें लगता है कि ऐसे प्रयासों को कमजोर करेंगे। वहीं इजरायल ने अभी तक इस बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं कहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वह अभियान का मकसद पूरा होने तक उसे जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच बीते 10 दिन से चल रही भीषण लड़ाई बुधवार को भी जारी रही। इजरायल ने गाजा पर हवाई हमले जारी रखे, जबकि फिलिस्तीनी उग्रवादियों ने भी इजरायल पर दिन भर रॉकेट दागे। इस बीच लेबनान से भी उत्तरी इजरायल में रॉकेट दागे गए। फिलिस्तीन में मृतकों की संख्या 220, 60 से अधिक बच्चे सहित पहुंच गई है, जबकि इजरायल में 12, 2 बच्चों सहित है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। म्यांमार में खराब होते हालात के बीच भारत में घुसे 6000 शरणार्थी। जाने कैसे इस समस्या का हल चाहता है इंडिया। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया का ध्यान कोरोना महामारी से छिड़ी जंग को जीतने में लगा है, वहीं भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में सैन्य शासन लगातार निरंकुश होता जा रहा है। 1 फरवरी 2021 को जब म्यांमार में सेना प्रमुख द्वारा देश की चुनी गई सरकार का तख्ता पलट किया गया था, तब से लेकर अब तक वहां पर सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। वहीं सैन्य शासन ने हजारों लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें से कई ऐसे हैं जिनकी जानकारी परिवार वालों को भी नहीं दी जा रही है। म्यांमार में निरंकुश होते सैन्य शासन से बचने के लिए कई लोग सीमा पार कर भारतीय राज्य मिजोरम में भी दाखिल हुए हैं। मिजोरम की सरकार ने इन लोगों को अस्थायी तौर पर शरण भी दी है और इनके खाने पीने का इंतजाम भी किया है। हालांकि भारत सरकार के आधिकारिक बयान में सरकार ने इनको शरणार्थी नहीं माना है। पिछले माह ही म्यांमार की सैन्य सरकार द्वारा मिजोरम राज्य को लिखे गए एक पत्र में म्यांमार के नागरिकों को भारत में वापस किए जाने की मांग की गई थी। इस पत्र में भारत और म्यांमार के बेहतर रिश्तों का हवाला भी दिया गया था।
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटारेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक के मुताबिक भारत में आने वाले म्यांमार नागरिकों की संख्या करीब 4 से 6 हज़ार तक है, जबकि थाईलैंड में मार्च से अप्रैल के बीच करीब 1700 लोग शरणार्थी बनकर पहुंचे हैं। हालांकि इनमें से कई वापस भी लौट चुके हैं। यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी के आंकड़े बताते हैं कि फरवरी से अब तक 60,700 लोग विस्थापित हुए हैं। आपको बता दें कि भारत और म्यांमार के बीच करीब 1600 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा मिलती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगता बॉर्डर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। म्यांमार में मौजूद संयुक्त राष्ट्र की टीम ने सभी देशों से अपील की है कि वो अपने यहाँ पर आने वाले म्यांमार के नागरिकों को आने से इनकार ना करें और उनकी सुरक्षा या मदद से इनकार ना करें। इसके साथ ही यूएन ने सैन्य शासन से लोगों पर हो रही कार्रवाई को तुरंत रोकने की अपील की है। इसमें कहा गया है कि सेना प्रदर्शनकारियों पर हथियारों का प्रयोग ना करें। दुजारिक का यहाँ तक कहना है कि म्यांमार में मौजूद यूएन की टीम तख्तापलट के बाद दूसरे देशों में शरण लेने वाले म्यांमार के नागरिकों को लेकर चिंतित है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।